जौनपुर में क्या डील हुई है राजा भैया से, और उसके बाद धनंजय सिंह को मना किया गया। मुसलमान तो खुल के उसी को वोट करेगा जो भाजपा को हराएगा। जी, इसका मतलब कि गोरखपुर, देवरिया और कुशीनगर तीनों सीट बीजेपी की बढ़त इसलिए है कि इंडिया गठबंधन की तरफ से अच्छे उम्मीदवार नहीं मिले हैं। बेसिक बात यही है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं ओसी न्यूज। दिल्ली की गद्दी पर बैठने के लिए महाभारत चल रही है। सभी एक दूसरे पर आरोपों के तीर छोड़ रहे हैं, लेकिन हस्तिनापुर की गद्दी यूपी से होकर गुजरती है। यूपी के पूर्वांचल में किस पर कौन भारी, किसकी कैसी तैयारी, यह सब कुछ जानने की कोशिश करूंगी। और ग्राउंड पर क्या समीकरण चल रहे हैं, ग्राउंड के पत्रकारों से समझे। जानने के इसी क्रम में आज हमारे साथ जुड़े हैं दिल्ली से ओसी न्यूज के ग्रुप एडिटर प्रकाश से, बनारस से वरिष्ठ पत्रकार अंशुमन राय, गोरखपुर से सीनियर जर्नलिस्ट अखिलेश तिवारी। सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। और अब मैं आपसे सवाल करना चाहूंगी सर। अखिलेश जी, आपसे सवाल करना चाहूंगी, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया में क्या यादव और दलित का वोट बैंक बीजेपी के पक्ष में आएगा? देखिए रिया जी, मैं आपको स्पष्ट बता दूं कि इस बार जो 2024 का लोकसभा चुनाव है, इस चुनाव में यादव और दलित का वोट बीजेपी के साथ जाता नहीं दिख रहा है। जब 22 जनवरी को जब राम मंदिर का भूमि पूजन हुआ था, प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, उस समय प्राण प्रतिष्ठा के समय कुछ दिन के लिए वो माहौल बना था कि जिसमें ये लग रहा था कि पूरा यूपी क्या पूरा देश राममय हो गया है। लेकिन चूंकि चुनाव 2 महीने बाद हुआ, घोषणा हुई, अब चुनाव हो रहा है, तो राम मंदिर का मुद्दा कहीं भी आता धरातल पर नहीं दिख रहा है। पहले ये लग रहा था कि जो 5 किलो का राशन गांव में जो ये राशन कार्ड धारकों को मिल रहा है, वो एक चुनावी मुद्दा बड़ा बनेगा। लेकिन अब ग्राउंड पे जाने पे पता लग रहा है कि जिनको राशन मिल रहा है, उनको ये आभास हो गया कि राशन के बदले सरकार 500 रुपए का राशन दे रही है और उनसे टैक्स के रूप में करीब 1000 से 1200-1500 रुपए मतलब महीने का उनसे टैक्स ले रही है। अब उनको ये आभास हो गया कि सरकार कहीं ना कहीं उनको छलावा कर रही है और उनको जो लाभ मिलना चाहिए वो कुछ चुनिंदा लोगों को मिल रहा है। तो राशन भी इस बार मुद्दा होता नहीं दिख रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि आप बात करेंगे गोरखपुर मंडल में तीनों सीट जो कुशीनगर, देवरिया और गोरखपुर की सीट है। गोरखपुर में चूंकि महाराज जी जो सीएम योगी आदित्यनाथ जी हैं, उनका एक बड़ा फैक्टर है, उनकी वजह से रवि किशन शुक्ला तो जीत सकते हैं। लेकिन कुशीनगर और देवरिया की बात करें तो देवरिया का जो लोकसभा क्षेत्र है वो ब्राह्मण बाहुल्य है और ब्राह्मण में भाजपा को ने टिकट दिया है। अगर वहां से जो कांग्रेस ने, इंडिया गठबंधन ने जो उम्मीदवार बनाया अखिलेश प्रताप सिंह को, अगर उनके जगह पे अजय कुमार लल्लू जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं, अगर वो उनको टिकट मिला होता तो ये बड़ा फैक्टर होता कि वो लड़ाई लड़ते। वो धरातल पे उनकी पैठ कुशीनगर में, फाजिल नगर और जो तमकुही विधानसभा है उसमें, क्योंकि वो अगड़ी और पिछड़ी जातियों की राजनीति ज्यादा कर लेते हैं, खुल के करते हैं, तो पिछड़ी जाति का जो फैक्टर है वो उनके साथ हो जाता है। जो वरिष्ठ भाजपाई हैं, जो पिछड़ी जात से आते हैं, उनसे हमारी बात हुई तो वो कहे कि अगर लल्लू चुनाव लड़ते हैं तो हम उनके साथ जाएंगे, क्योंकि पहली बार देवरिया लोकसभा सीट से हमारे यहाँ किसी पिछड़ी जाति का उम्मीदवार आ रहा है, तो इसलिए हम पिछड़ी जाति के साथ ही जाएंगे और अपनी जात को लेके वो लल्लू के साथ जाते दिख रहे थे। लेकिन चूंकि इंडिया गठबंधन ने अखिलेश प्रताप सिंह को उम्मीदवार बना दिया, तो ये कहीं ना कहीं पिछड़ी जाति का जो भाजपाई था या पिछड़ी जाति का जो अन्य नेता था वो भाजपा के साथ जाता दिख रहा है। तो देवरिया में कोई फाइट होती नहीं दिख रही है। ये शशांक मणि सॉरी जो मणि जी को जिनको टिकट मिला है वो लगभग आसानी से चुनाव जीत सकते हैं। लेकिन कुशीनगर की बात करें तो अभी करीब कल या परसों ये खबर आई कि कुशीनगर से स्वामी प्रसाद मौर्य बसपा के उम्मीदवार हो सकते हैं। अगर स्वामी प्रसाद मौर्य बसपा से उम्मीदवार बनके लोकसभा क्षेत्र में चुनाव में आते हैं तो यहाँ लड़ाई टफ हो जाएगी। तो हो सकता है कहीं ना कहीं ये सीट सपा गठबंधन के पक्ष में जा सकती है, क्योंकि अगर स्वामी प्रसाद मौर्य चुनाव लड़ते हैं तो वो कुशवाहा बिरादरी के नेता हैं और कुशीनगर लोकसभा सीट पे लगभग 2.25 लाख कुशवाहा वोटर हैं। इसका पोलिंग परसेंटेज लगभग 1.25 लाख के आसपास है, 1 से 1.25 लाख है। तो अगर स्वामी प्रसाद मौर्य चुनाव लड़ते हैं तो वो कुशवाहा वोट 70 से 80% तक काट सकते हैं, क्योंकि कुशवाहा उनको अपना वोटर, अपना नेता मानता है। और बसपा का जो बेस वोटर है वो उनके साथ चला जाएगा तो 2 लाख, 2.25 लाख, 2.5 लाख वोट उनको मिल सकता है। वो जो वोट भाजपा को मिलना चाहिए था वो स्वामी प्रसाद मौर्य लेके चले जाएंगे। लेकिन
पिंटू सिंह सहितवार जो सपा ने जिनको उम्मीदवार बनाया है, उनके साथ उनकी बिरादरी के जो कुर्मी बिरादरी से वो आते हैं, कुर्मी बिरादरी का जो वोटर है, मल सहितवार जो वोटर है, वो लगभग 2.5-3 लाख वोटर है। उनका पोलिंग वोट लगभग 2 लाख के आसपास है, प्लस यादव प्लस मुसलमान तो खुल के उसी को वोट करेगा जो भाजपा को हराएगा। सीधी बात है ये। तो कहीं ना कहीं ये स्पष्ट है कि यहाँ पे लड़ाई होगी बसपा से। अगर स्वामी प्रसाद मौर्य चुनाव मैदान में आते हैं तो, अगर वो नहीं आते हैं तो पक्ष में जाती दिख रही है। बड़ी खबर, बहुत बढ़िया जी। इसका मतलब ये तो बड़ी खबर है कि स्वामी प्रसाद मौर्य यदि वहां से कुशीनगर से यदि चुनाव लड़ते हैं तो, अदरवाइज ये सीट बीजेपी के पक्ष में जाएगी, यही ना? हाँ, सही बात है, सही बात। जी 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 जी, ये मतलब ये जमीनी हकीकत है। इसलिए मैंने आपको बताया कि जमीन पे जो मतदाता अभी बीजेपी में सबसे मजबूत चल रहे हैं। ठीक, अभी बीजेपी में सबसे मजबूत चल रहे हैं। लेकिन अगर स्वामी प्रसाद मौर्य चुनाव मैदान में आ जाते हैं बसपा सीट, बसपा मतलब के उम्मीदवार के रूप में बहुजन समाज पार्टी से प्रत्याशी बन के आते हैं, तो ये फैक्टर काम करेगा। हाँ। अखिलेश जी, मेरा आपसे एक और सवाल है कि इस बार पूर्वांचल में कौन से मुद्दे बड़े हैं जिन पर चुनाव होंगे? जैसे आपने कहा कि राम मंदिर मुद्दा नहीं है, राशन मुद्दा नहीं है, तो मुद्दा क्या है? जी, मुद्दा लोगों के मन में आ गया कि हम बेरोजगार हैं, युवाओं के। हाँ, जो नई पीढ़ी के लड़के हैं, जो युवा बेरोजगार घूम रहा है, उसके मन में ये आ गया है कि हम बेरोजगार कब तक घूमेंगे, उसको नौकरी चाहिए। आखिर हम मंदिर बनाने से हमारा रोजगार नहीं चलेगा, हमारी आने वाली पीढ़ी भोजन नहीं कर सकती है। ये तो सबको सोचना पड़ेगा। सही बात कि अगर हम, क्योंकि कहीं ना कहीं से जो सही है, ये फैक्ट है कि मंदिर से या मस्जिद से किसी का रोजगार नहीं मिलना है, किसी की रोजी रोटी नहीं चलनी है। मंदिर के सामने आप कौन सा रोजगार कर सकते हैं? तो युवाओं के मन में ये आ गया कि लगातार पर्चे लीक हो रहे हैं, भर्ती प्रक्रिया पेंडिंग होती जा रही है, चुनाव आते या भर्ती निकाल देते हैं, उसके बाद भर्ती रुक जाती है। तो ये फैक्टर बड़ा काम कर रहा है। और महंगाई, भ्रष्टाचार, आप खुद ही देखिए, जो काम पहले हम भ्रष्टाचार मुक्त काम कर रहे हैं, लेकिन धरातल पे ये है कि जो काम पहले कम पैसे देके होते थे, आज खुले रूप से उसका रेट हाई हो गया है। बिना पैसे के कोई काम नहीं होना है। तो ये एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है कि बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार। जो घर का राशन चलाता है उससे पूछिए, उसको पता है कि जो घर की सब्जी या जो घर का राशन जो पहले 3,000 में होता था, इस समय उसका सीधे वो 2 गुना 6,000 हो गया है। तो कहीं ना कहीं महंगाई पे, भ्रष्टाचार पे और रोजगार पे सरकार कोई काम नहीं करती दिख रही है। आप देख भी सकते हैं कि जो एनडीए गठबंधन ने, जो एनडीए ने अपना घोषणा पत्र जारी किया, उसमें रोजगार को लेके कोई बात ही नहीं की है। तो युवाओं को तो रोजगार चाहिए, बिना रोजगार के युवा कुछ नहीं कर सकता। जी, इसका मतलब कि गोरखपुर, देवरिया और कुशीनगर तीनों सीट बीजेपी की बढ़त इसलिए है कि इंडिया गठबंधन की तरफ से अच्छे उम्मीदवार नहीं मिले हैं। बेसिक बात यही है। जी जी, बिल्कुल 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 बिल्कुल। हाँ, तो कुल मिला के दर्शक पहले ये समझ लें कि अखिलेश जी ग्राउंड पे गजब की पकड़ रखते हैं, खासकर गोरखपुर मंडल में। और इनका ये मानना है कि देवरिया और कुशीनगर 2 जगह की सीट इंडिया गठबंधन ने गलत उम्मीदवार दिया है, जिस वजह से बीजेपी की बढ़त है। यानी बीजेपी का वोटर भी मजबूरी बस, जो नाराज वोटर है बीजेपी से, वो भी या तो बूथ पे नहीं जाएगा, या जाएगा तो बीजेपी को वोट इसलिए सिर्फ दे देगा क्योंकि उसके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। नहीं सर जी, नहीं सर, कुशीनगर जो इंडिया गठबंधन ने जो प्रत्याशी दिया है, वो जातिगत फैक्टर से बहुत अच्छा दिया है, जातिगत फैक्टर से। हालांकि वो बेसिकली देवरिया लोग जनपद के रहने वाले हैं, लेकिन जातिगत फैक्टर उन पे हावी होता है। गड़बड़ कहाँ हो जाएगा उनके लिए कि अगर इंडिया अलायंस के छोड़ के बसपा अगर अपने उम्मीदवार को, स्वामी प्रसाद मौर्य को टिकट देती है, स्वामी प्रसाद मौर्य उसके उम्मीदवार होते हैं, तब ये सीट भाजपा के लिए टफ होती जाएगी। अभी तो भाजपा के लिए एकदम इजी है कि वो विजय दुबे चुनाव जीत सकते हैं, क्योंकि
ठीक ठीक। तो आपका जी, स्वागत प्रकाश है जी। राय से, बनारस से। तो अगला सवाल मैं आपसे ही करने वाली थी। तो क्या जैसा कि अभी सर ने कहा, उन्हें नहीं लगता राम नाम काम आएगा, तो आपको क्या लगता है कि राम का नाम बीजेपी की नैया पार लगा पाएगा? कुल मिला के कहना यह है कि गोरखपुर मंडल में रामनामी नहीं चल रही है ना। गोरखपुर में यहाँ तक कि गोरखपुर पहले से धार्मिक ध्रुवीकरण का अड्डा रहा है, इसके बावजूद भी देवरिया और कुशीनगर की सीट बीजेपी की बढ़त सिर्फ इसलिए है क्योंकि ब्राह्मण बहुल इलाका है और ब्राह्मण कैंडिडेट है। दूसरा कि जो विपक्ष में उम्मीदवार देवरिया से वो उम्मीदवार कमजोर प्रत्याशी है किसी भी मामले, इस वजह से बीजेपी की बढ़त है। राम नाम का कोई जहर नहीं है गोरखपुर मंडल में। आपके बनारस मंडल में क्या है सर, ये हम लोग जानना चाहते हैं। वाराणसी में भी स्थिति अलग अलग सीटों पर अलग अलग माहौल है। जी जी। बनारस में आप जैसा कि जान ही रहे हैं, प्रधानमंत्री का क्षेत्र है, तो हाँ, इसकी बढ़त रहती ही है। हाँ। बगल की चंदौली सीट है। चंदौली की जहां तक बात करेंगे तो चंदौली में इस बार महेंद्र पांडे जो कृषि मंत्री हैं, उनकी स्थिति थोड़ी डवाडोल लग रही है। और उसकी दो कारण है, एक तो सपा के कैंडिडेट और दूसरा बीएसपी ने जो कैंडिडेट उतारा है जी। और तीसरी सीट यदि जौनपुर की बात करें, भदोही की बात करें, तो जौनपुर का तो आपको पता ही है कि धनंजय सिंह का टिकट कट के आप नए सिरे से समीकरण सेट हो रहे हैं। और जब तक कि पता न चल जाए कि धनंजय सिंह की पत्नी त्रिकला चुनाव लड़ेंगी कि नहीं लड़ेंगी, क्योंकि अभी आधिकारिक तौर से उनका नहीं आया है कि वो चुनाव लड़ेंगी कि नहीं लड़ेंगी। नहीं, ये उनके जानने भदोही वाले में सपा और उनके साथ रहने वालों का कहना है कि जी। वो चुनाव निर्दलीय नहीं लड़ेंगी। हाँ, लेकिन अब एक खबर यही आई थी, श्रीकला ने बैठक बुलाई है। अब जो खबरें आ रही हो तो ये भी बताए जा रहे हैं कि जौनपुर में क्या डील हुई है राजा भैया से, और उसके बाद धनंजय सिंह को मना किया गया, उसके बाद रातों रात फिर वो सब ढेर सारी खबरें हैं। अब जब तक कि उसकी पुष्टि न हो जाए किसी के बारे में कहना क्या सही। लेकिन यदि वो निर्दलीय नहीं लड़ेंगे और वो लड़ाई से बाहर जाएंगे तो फिर स्थिति थोड़ी सी सपा के लिए कमजोर होगी। अब कितनी कमजोर होगी ये प्रचार के दौरान समझ में आएगा, क्योंकि धनंजय सिंह यदि चुनाव लड़ते तो सिचुएशन दूसरी होती। धनंजय सिंह नहीं लड़ेंगे तो वो सारा वोट जो ठाकुरों का वोट है, जिनकी अच्छी खासी संख्या, वो कृपा शंकर सिंह को जाएगा। और श्याम सिंह यादव के लड़ने से यदि कुछ भी यादव वोट कटता है सपा का, तो सपा का नुकसान होगा। कुछ मुसलमान वोट कटेगा, सपा का नुकसान होगा। तो मुसलमान तो कुछ धनंजय सिंह भी ले जाते हैं, लेकिन जी ये कैसे माना जाए कि ये यादव के लड़ने से यादव वोट थोड़ा भी नुकसान होगा, यादव वोट टूटेगा, क्योंकि मुसलमान तो अभी पहले तो ये मैंने कहा इसीलिए कि नहीं, मैंने क्या कहा, ये आज के बाद जो सिचुएशन बदल रही है उसमें चुनाव प्रचार पर माहौल सब निर्भर करेगा। आज की डेट में कुछ भी कहना तत्काल जौनपुर के बारे में थोड़ा सा मुश्किल इसलिए है कि अभी कल के बाद जब नामांकन 2 दिन में वापसी हो जाएगी, उसके बाद जो सिचुएशन बनेगी, कौन कितनी ताकत से प्रचार में जुटता, क्योंकि बाबू सिंह कुशवाहा भी कमजोर नहीं हो, काफी पहले से तैयारी कर रहे हैं। तो ये आने वाले समय में कितनी लड़ाई कृपा शंकर सिंह की तरफ झुकती है, कितनी क्या नाम बाबू सिंह कुशवाहा की, और कितना नुकसान श्याम सिंह यादव करते हैं, ये सब कुछ 2, 3, 4, 5 दिन जो प्रचार शुरुआती चलेगा पहले चरण का, मतलब पहले हफ्ते का आप मान लीजिए, उसी पर निर्भर करे। बाकी लड़ाई में अभी भी सपा और भाजपा ही मेन है। अभी तक धनंजय सिंह मेन थे, भाजपा तीसरे पर जा रहे। अब धनंजय सिंह के वापस जाने के बाद अब भाजपा और सपा की सीधी लड़ाई है। यानी ये बड़ी खबर ये है कि धनंजय सिंह मजबूत प्रत्याशी थे। धनंजय सिंह और धनंजय सिंह का बैठना बीजेपी का रास्ता साफ कर रहा है ना। हाँ, तो ये सारी जो बैठे भी है वो बीजेपी की तरफ से ही सब प्लानिंग की गई है। भाई कहा तो जा रहा है कि राजा भैया ने बंगलोर में मुलाकात की अमित शाह से, फिर वहां से बात कराई कि धनंजय सिंह के फिर कोई ईडी का केस था उनका, फिर वो सारी बातें हुई हैं। उसके बाद ये जाकर के धनंजय सिंह ने सूचित, अब उसमें अभी कहा जा रहा है कि धनंजय सिंह ने मायावती को सूचित कर दिया था कि मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता, और उसके लिए सेफ डोर निकाला कि उनका टिकट कैंसिल करने का। लेकिन वास्तविक सच्चाई ये नहीं पता कि उन्होंने डायरेक्ट मायावती को सूचित किया नहीं किया, लेकिन ये चर्चा है
4-5 दिनों से चल रही थी कि वो चुनाव में बैठ सकते हैं, लेकिन कल ही शायद किसी इंटरव्यू में उन्होंने कहा नहीं मैं बैठ नहीं रहा हूँ। और लेकिन रात तक होते होते जब तक एक्चुअल में राजनीति में सामने और आड़ में अलग अलग चीजें चलती है, जब चीजें फाइनल हो गई तो उन्होंने पीछे हट गए। जी ठीक है। अच्छा अंशुमन जी, आप ये बताइए कि क्या मुख्तार की मौत से गाजीपुर, घोसी, आजमगढ़ की सीट विपक्ष के लिए मजबूत है? मुख्तार की मौत से देखिए अफजाल अंसारी वैसे भी मजबूत थे, थोड़ी और मजबूती आ गई है, लेकिन अभी भी अफजाल अंसारी वहां भी गाजीपुर में भी एक पेच ये फंसा हुआ है कि अफजाल अंसारी चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे। अब उसमें ये आ रहा है कि अब जी क्यों अफजाल अंसारी अपनी बेटी को आगे कर रहे हैं, वो माना जा रहा है शायद अपनी लड़की को चुनाव लड़ाएंगे अपनी जगह, क्योंकि उनका जो केस है उसकी भी सुनवाई हो रही है और उसको रिस्क नहीं लेना चाहते, क्योंकि उसकी शायद एक 13 मई को डेट पड़ी है, 1 जून के फर्स्ट वीक में डेट पड़ी है, तो उसको लेकर वो चाहते हैं कि शायद वो अपनी बेटी को आगे करें, और शायद अखिलेश यादव ने भी उनको सलाह दी थी कि अपनी बेटी को राजनीति में आगे करें, तो इसीलिए आजकल सभी सार्वजनिक जगहों पर उनकी लड़की देखी जा रही है। तो अब गाजीपुर में चाहे वो अफजाल लड़े चाहे उनकी लड़की लड़े, दोनों ही स्थितियों में वो अच्छी लड़ाई लड़ेगी। और कहा तो ये भी जा रहा है कि पारसनाथ राय को चुनाव लड़ाने से एक तरह से अफजाल अंसारी को वॉकओवर दे दिया गया था, जिसको लेकर ये सवाल मीडिया में आया तो अफजाल अंसारी पारसनाथ राय नाराज भी हो गए थे, कहते मैं एकदम ठीक कर दूंगा, ऐसे कर दूंगा। वो काफी उनकी अपशब्द वाली वीडियो भी वायरल हुई थी। तो वहां पर अफजाल पहले भी मजबूत थे, अभी थोड़ा ज्यादा मजबूत है, जो सेंटीमेंट ज्यादा जुड़ा है खासतौर से पिछड़ों में, दलितों में और मुसलमानों में, तीनों में। अब घोसी को लेके क्या चल रहा है? घोसी में तो लड़ाई अच्छी है, लेकिन उसमें नंबर 1 पर अभी भी राजीव राय आगे चल रहा है, जहां तक मेरा अनुमान है राजीव राय आगे चल रहे हैं, काफी आगे चल रहे हैं। अच्छा। अब इसीलिए पूरा प्रयास कर रहे हैं राजभर जी। अब देख रहे हैं उनके बाद विचार, आप 2-3 दिन के उनके वीडियो देखेंगे, उनकी सभाएं देखेंगे, उनके बाद विचार भी तरह तरह से पलट के आ रहे हैं। कभी वो कहते हैं अभी उनके बयान मैंने देखा तो उससे लग रहा था जैसे वो हताश हो, कह रहे हैं कि कोई सपा की सरकार बना लेगा, बसपा के प्रधानमंत्री बनेगा, यानी बसपा को वोट दोगे तो जाएगा, उनके कहने का मतलब लीडर से चिल्ला के बोल रही है कि सपा क्यों नहीं बना सकती है। हाँ, ये तो इसका मतलब कि एक हताशा भरा उनका वो वही कारण उनके वीडियो देखेंगे तो पता चल जाएगा कि वो थोड़ी परेशानी उनको अभी से समझ में आने लगी है कि दिक्कत हो रही है। और जो पिछला चुनाव हुआ था, उपचुनाव हुआ था विधानसभा वाला, उसके जो जिस तरह से मुंह के खाए हुए हैं, तो उसका भी तो असर है ना। भाई उनको तो पता है कि वहां पर लोगों ने मेरा साथ नहीं दिया, और राजीव राय के साथ प्लस ये है कि सब समाज में उनका थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं सपोर्ट मिल रहा है। यानी कुल मिला के ये देखा जाए तो अखिलेश जी जो गोरखपुर से हैं और गोरखपुर मंडल में बीजेपी की बढ़त है, और आजमगढ़ और बनारस वाले क्षेत्र में विपक्ष की बढ़त है। मोटे तौर पहले भी रही है, आज बढ़ के निकल रहा है जी। बनारस की सीट और इस बार भी यथा स्थिति है, यानी पूर्वांचल में राम नाम का लहर या हिंदू मुसलमान की वजह से किसी के एक तरफा कोई लहर नहीं है, कोई ऐसा अंडर करंट नहीं है कि पूर्वांचल एक तरफा बीजेपी को जिताया गया, विपक्ष को जिताया नहीं, पहले भी नहीं रहा है जी। हाँ, वो मैं वही कंक्लूड कर रहा था कि इसका मतलब कि वो है कि मोटे तौर पे ये रहा। यहाँ ज्यादातर जातिगत समीकरण ज्यादा हावी रहता है, जातिगत समीकरण ज्यादा हावी रहता है, और थोड़ी बहुत नाराजगी और ये सब चलता रहता है, लेकिन मेन जातिगत समीकरण बहुत ज्यादा मायने रखता है जी। और यही वजह विधानसभा में भी सपा ने इसीलिए अच्छा प्रदर्शन यहाँ पर किया था, वो सारी ताकत लगाने के बाद भी सरकार की। अच्छा, आजमगढ़ में इस बार भी हमको लग रहा है कि जी आजमगढ़ सीट यानी विपक्ष के लिए मजबूत सीट मानी जाएगी या फाइट है? पिछली बार हार गए थे इसलिए पूछा। आज की डेट में अभी भी देखिए, अभी भी वो क्या नाम है, धर्मेंद्र यादव आगे ही है। अच्छा, ठीक। अब
भाजपा, देखिए अंतिम समय में तरह तरह की चीजें होती हैं, चलती हैं, लेकिन अभी की डेट, अच्छा पिछली बार वो जैसे निरहुआ का शुरू का चार्म आता है तो लोग स्वाभाविक है, कोई भी कलाकार जब पहली बार आता है तो उसकी चार्म में, लेकिन वो धीरे धीरे वो चार्म खत्म होने लगता है। जब आप 5 साल रह जाते हैं ना तो चार्म खत्म होने लगता है। तो अब वो चार्म नहीं रहा लोगों के बीच में, तो इसलिए अभी बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है, हमको लगता है धर्मेंद्र यादव को। अब बाकी सरकार अपनी ओर से प्रयास तो करेगी, मोदी जी भी प्रयास करेंगे, एक सभा हो सकता है फिर जोर लगाएंगे पूर्वांचल में भी अपना, और आप जानते हैं कि अंतिम समय तक पूरी कोशिश करते हैं, कोई दम छोड़ते नहीं कोई माहौल पलटने में। तो जो भी कहना पड़े, जो भी सुनना पड़े, जो बोलना पड़े, वो अपनी तरफ से पूरा प्रयास करते हैं। लेकिन आज की डेट में स्थिति, चाहे भदोही हो, चंदौली हो, आजमगढ़ हो, यहाँ गाजीपुर हो, जौनपुर हो, यहाँ पर अभी भी अपोजिशन की स्थिति बेहतर लग रही है। अपोजिशन मतलब बसपा यानी कहीं भी थोड़ा केवल वोट कटवा के रूप में है क्या? देखिए चंदौली में बसपा ने एक अच्छा कैंडिडेट उतारा है, मौर्या को उतारा है। यदि वो लड़ाई लड़ा अच्छे से तो चंदौली में वो खेल हो सकता है, लेकिन वो कितना लड़के की, देखिए चंदौली जो मौर्या समाज का वोट है बहुत ज्यादा है चंदौली लोकसभा में। चंदौली लोकसभा में मौर्या का वोट मतलब लगभग 3 लाख के आसपास है, और यदि वो वोट अच्छे, तो वोट बहुत निर्णायक है जी। अच्छा, बाबू सिंह कुशवाहा मतलब आर्थिक रूप से भी मजबूत प्रत्याशी हैं और वहां कुशवाहा का बेट भी है, तो जौनपुर में बाबू सिंह कुशवाहा कोई मैटर नहीं है क्या, या वो अच्छी लड़ाई लड़ पा रहे हैं कि नहीं? जौनपुर में तो अच्छा लड़ रहा है, सपा तो अच्छी लड़ रही है ना भाई, उनको उतारा इसीलिए गया था, वो पहले से अपनी पार्टी बना के भी वही काम कर रहे थे, वो अपनी पार्टी जो बनाए थे उसी सब एरिया में काम कर रहे थे, तो वो उनकी स्थिति बेहतर है। मैंने कहा वो जो धनंजय फैक्टर है वो बहुत कुछ निर्भर करता है कि धनंजय सिंह किधर जाएंगे, किसको सपोर्ट कर रहे हैं, किसके लिए क्या कर रहे हैं, वो सारी चीजें, नहीं तो बाकी बाबू सिंह कुशवाहा अच्छी स्थिति में। ठीक है सर, अब यहाँ पे कंक्लूड करेंगे। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। उम्मीद करती हूँ हमारे व्यूअर्स को ये जानकारी पसंद आई होगी, और ऐसी ही जानकारियों के लिए देखते रहिए OC।